क्या हाल चाल है स्टूडेंट, आप ठीक है? अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि फंक्शंस क्या हैं। तो इस लेक्चर में मैंने कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स बनाई है फंक्शन के रिलेटेड। उनको आपने सॉल्व करना है और आपने सीखना है कि हम कैसे इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं आपके टॉपिक की तरफ। इसका कोड और क्वेश्चंस वो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से मिल जाएंगे। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि पहले आप इसको खुद ट्राई करें क्वेश्चंस को, फिर आप सॉल्यूशन देखें। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जी, ये है फर्स्ट क्वेश्चन। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर अमंग 10 नंबर्स एंटर्ड बाय यूजर। यानी कि 10 नंबर यूजर ने एंटर करने हैं, आपने उनमें से लार्जेस्ट फाइंड करना है। यूज फंक्शन टू फाइंड लार्जर वैल्यू, और आपने फंक्शन के जरिए लार्जर वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है कि नहीं? ये हमने ऑलरेडी क्वेश्चन किया हुआ है, लेकिन उस वक्त हमने फंक्शन यूज नहीं था किया। हम लूप लगा के इनपुट करते जा रहे थे और लार्जर के साथ चेक करते जा रहे थे जो एंटर्ड नंबर है क्या वो लार्जर है कि नहीं, और हम उसको शिफ्ट कर देते थे। लेकिन अब हमने फंक्शन के जरिए करना है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करना है। जी, हम पहले जो क्वेश्चन 1 है इसको, ये मैंने कुछ फाइल्स बना ली है, प्रोजेक्ट्स, इनको ओपन किया, इसको एक्टिवेट किया। अब आपने क्या करना है, यूजर ने नंबर इनपुट करना है। तो सबसे पहले आप एक इंटीजर बना लें नम, और एक बना लें मैक्स। मैक्स फंक्शन है तो हम mx के नाम से बना लेते हैं। अब यूजर ने नंबर इनपुट करना है तो सी आउट एंटर, अब 10 नंबर कर लेना, एंटर नंबर 1। यूजर फर्स्ट नंबर इनपुट करेगा, सीन कर ले नम को। अब आपने क्या करना है, याद रखिएगा mx के अंदर आपने साइन कर देना इसको नम। जो पहला नंबर है वो मैक्सिमम है। जो ही यूजर नए नंबर एंटर करता जाएगा आपने इनको कंपेयर करते जाना है। अगर जो नंबर यूजर ने एंटर किया है वो मैक्सिमम से बड़ा है तो हमने इनको स्वैप कर देना है फंक्शन के जरिए। तो लार्जर का जो फंक्शन लास्ट टाइम हमने बनाया था उसी को यूज करते हैं। इंटीजर लार्जर का फंक्शन बना ले, दो पैरामीटर पास कर दें x और इंटीजर y, और इधर आपने क्या लिखना है जी, इफ कंडीशन लगा लें, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y तो रिटर्न कर दे x, एल्स रिटर्न y। तो ये सिंपल सा फंक्शन लार्जर का हम बना लेंगे। अब 10 नंबर करने हैं ना, ये पहला नंबर हमने इनपुट कर लिया, इसको मैक्सिमम में सेव कर दिया। अब इधर एक लूप लगा ले, फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू 9, क्योंकि एक नंबर हमने पहले इनपुट कर लिया। अब 9 टाइम्स हमने मजीद इनपुट करने हैं, और इधर i को प्लस प्लस कर दे। अब इधर आपने क्या करना है, सी आउट कर देना है, सी आउट एंटर नंबर। अब इधर आप जो सा ना वो, अच्छा अब हमने नंबर शो करना है 2, तो इधर आप शो कर दे i+1, क्योंकि i ने 1 से स्टार्ट होना है ना, तो हमने 2 शो करना है तो +1 कर देंगे। इसके बाद ये हमने जो कॉलन लगाना है वो शो किया, और उसके बाद सीन कर लेना हमने नम को। अब जो ही यूजर इनपुट करेगा तो आपने इसको चेक कर लेना है कि क्या ये जो ऑलरेडी मैक्सिमम नंबर है हमारे पास उससे बड़ा है कि नहीं। अब इसको हमने लूप से पहले क्यों किया, ये इसको हमने लूप से पहले इसलिए किया है कि जो यूजर ने फर्स्ट नंबर इनपुट करना था ना वो हमने मैक्सिमम के अंदर सेव करना है। तो ये लूप के अंदर इसको जो है ना वो हम नहीं कर सकते। लूप के अंदर आप अगर लिखेंगे मैक्सिमम इक्वल टू नम, तो जितनी दफा लूप चलना है मैक्सिमम की वैल्यू नम होती जाएगी। यानी कि यूजर जो पहला नंबर इनपुट करेगा वो मैक्स के अंदर चला जाएगा, जब दूसरा इनपुट करेगा वो फिर मैक्स के अंदर चला जाएगा, तीसरा फिर चला जाएगा। तो जब भी याद रखिए कि आपने मल्टीपल सीरीज में से मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है तो पहले नंबर को आप असाइन कर दें मैक्सिमम को, और उसको आपने लूप से पहले कर लेना है, बाकी आपने लूप के अंदर कर लेने हैं। यहाँ पे आपने mx इज इक्वल टू, यहाँ फंक्शन कॉल कर लें लार्जर, और इसको पास कर दे नम और मैक्स। तो अब जो लार्जर नंबर है ना वो मैक्स के अंदर चला जाएगा। तो ये 10 दफा लूप चलेगा, 9 दफा, एक दफा तो हमने पहले इनपुट कर लिया ना, 9 टाइम ये लूप मजीद चलेगा और 9 नंबर इनपुट हो जाएंगे और मैक्स के अंदर लार्जर नंबर आ जाएगा। अब इसके बाद जब ये लूप खत्म हो जाए तो इधर आप शो करवा लें, आप बैकस्लैश n के साथ मैक्सिमम
नंबर इज, और इधर एम एक्स को शो करवा दे। इसको एग्जीक्यूट करें, एंटर नंबर 1 23, एंटर नंबर 2 14, 52 47 90 85। ये देखिए जी, मैं कुछ नंबर इनपुट कर लिए, तो ये देखिए मैक्सिमम नंबर इज 90, तो ये 90 इसमें से मैक्सिमम था, वो आपके सामने आ गया। ठीक है, तो इस तरह आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसको हम क्लोज कर देते हैं, इसको प्रोजेक्ट को क्लोज प्रोजेक्ट। जी प्रॉब्लम 2 है, राइट ए वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन इज वॉवल। अब यहाँ पे इन्होंने आपको फंक्शन का नाम बता दिया। प्रीवियस लेक्चर में इन्होंने मैक्सिमम का नंबर, वो में फंक्शन का नाम नहीं था बताया, हमने लार्जर रख लिया। आप उसका मैक्सिमम भी रख सकते थे, कोई भी मीनिंगफुल नेम रख सकते थे। अब इन्होंने आपको बताया कि जी आपने इस वॉवल फंक्शन का नाम रखना है, दैट रिटर्न्स द वैल्यू ट्रू इफ गिवन कैरेक्टर इज वॉवल एंड अदरवाइज रिटर्न्स फॉल्स। ठीक है जी, फंक्शन का नाम आपको बताया गया है। इस फंक्शन ने चेक करके बताना है, जो नंबर आप इसको पैरामीटर के तौर पे पास करेंगे, क्या वो वॉवल है कि नहीं है। तो इसको कैसे हम करेंगे जी, मेन को ओपन करें। अब यूजर ने एक करैक्टर इनपुट करना है, तो एक हम इंटीजर ch बना लेते हैं, इनपुट करेगा, राइट वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन वॉवल दैट रिटर्न्स वैल्यू ट्रू। हाँ जी, अब इसने क्या करना है, एक वैल्यू रिटर्निंग आपने फंक्शन बनाना है। अब इसने वैल्यू कौन सी रिटर्न करनी है, ये क्वेश्चन से आपको क्लियर है कि ट्रू या फॉल्स रिटर्न करनी है। तो इसकी रिटर्न टाइप आप बूल रख सकते हैं या इंटीजर रख सकते हैं। ठीक है, दोनों रख सकते हैं, इंटीजर रख लें या बूल रख लें, बूल, और इसका नाम है इज वॉवल। अब एक आपने इसको वॉवल, एक करैक्टर पास करना है, तो ये करैक्टर सी, ये इसको पास करना है आपने। अब ये चेक करके बताएगा कि ये वॉवल है कि नहीं। तो इसके लिए इधर बेशक आप स्विच स्टेटमेंट लगा लें, स्विच, और इसको सी को चेक कर लें, केस अगर ए है या केस कैपिटल ए है। इसी तरह वॉवल आपके पास 5 है, ये कॉपी पेस्ट किया, इधर आप चेक कर लें, ई कैपिटल ई, आई कैपिटल आई, ओ कैपिटल ओ, यू, और तो अगर ये सारे हों तो फिर आपने क्या कर देना है, रिटर्न ट्रू। और इधर आपने, अगर इनमें से कोई भी नहीं होता तो डिफॉल्ट में आप रिटर्न फॉल्स कर दें। ठीक है जी, ये आपने फंक्शन बना लिया। अब यूजर ने एक नंबर करैक्टर इनपुट करना है, तो इधर आप लिखे जी सी आउट एंटर एनी करैक्टर, और सीन कर लें सी एच को, और उसके बाद आप बता दें इफ इज वॉवल सी एच। अब इस फंक्शन ने ट्रू रिटर्न करना है या फॉल्स, तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इधर सी आउट कर लें दिस इज वॉवल, एल्स में आप क्या कर दें, सी आउट कर दें दिस इज कॉन्सोनेंट या नॉट वॉवल, जो भी आपको लगता है। अच्छा जी, तो इफ एल्स, अब इसको एग्जीक्यूट करें, एंटर एनी कैरेक्टर, यूजर कर देता जी डी, दिस इज कॉन्सोनेंट, और अगर हम इसको वॉवल दे दें, फॉर एग्जांपल ई, तो दिस इज कॉन्सोनेंट। हाँ, ये तो वॉवल आना चाहिए था। तो इसको देखते हैं क्या प्रॉब्लम है जी। इसमें देखें, एक तो ये हमने जो वेरिएबल बनाया इसको इंटीजर रख दिया था, इसको करैक्टर होना चाहिए था। और ये रिटर्न ट्रू जब आप कर रहे हैं
हाँ रिटर्न से तो एग्जीक्यूट ये, अब इसको चेक करें जरा, करेक्टर सी एच करके एंटरनी करेक्टर ओ, तो दिस इज वावल आ गया। दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं और इधर अगर हम ई करते हैं दिस इज वावल, और दोबारा हम चलाते हैं और इधर अब हम कर देते हैं एच, दिस इज कॉन्सोनेंट। ठीक है, इस तरह इसको करना था जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम दैट प्रॉम्प्ट्स द यूजर टू इनपुट ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। अब यूजर ने एक कैरेक्टर का सीक्वेंस इनपुट करना है और उसके बाद बताना है कि आउटपुट द नंबर ऑफ वावल्स। फिर आपने बताना है कि जी इसमें वावल कितने हैं। अब इसमें कितना कितने नंबर इनपुट करना है ये नहीं बताया गया, तो यहाँ पे आपने जॉनसन है वो लूप लगा लेना है, जिसमें आपने यूजर एंड पे आपने यूजर से पूछना है कि डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो अगर वो कंटिन्यू करेगा तो आपने इनपुट करना है, अदरवाइज नहीं करना। सेंटिनल कंट्रोल लूप यहाँ पे लग जाएगा। अब एक और उन्होंने साथ बताया कि यूज द फंक्शन इज वावल क्रिएटेड इन द प्रीवियस एग्जांपल, यानी कि प्रीवियस एग्जांपल में जो आपने इस वावल क्रिएट किए ना, उसी को ही आप यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे जी। ये पहले क्वेश्चन 3 को हम एक्टिवेट प्रोजेक्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, जो अभी ऑलरेडी हमने बनाया है ये फंक्शन हमने लिख लिया इधर। अब हमने ये जो अब इनपुट करेक्टर्स करने हैं ये अब हमने करते जाने हैं। तो एक तो करेक्टर होगा जिसके अंदर सी एच इनपुट कर रहा है, एक आप रिप्लाई के नाम से बना लें करेक्टर, और इधर आप लगा लें जी डू वाइल लूप डू, और इधर इसके अंदर आपने क्या करना है जी, ये जो सी आउट है अब ये इधर आ जाएगा, एंटर एनी करेक्टर सी एच। तो उसके बाद आप इधर शो करवा दें, पहले तो आपने शो करवाना है कि ये वावल है कि नहीं। तो ये जो इफ कंडीशन है ये भी लूप के अंदर आएगी, क्योंकि आपने लूप के अंदर शो करवाना है ना। अच्छा सॉरी, ये नहीं, अब आपने शो करवाना, अब आपने ये बताना है कि इसमें वॉवल्स कितने हैं। तो उसके लिए हमारे पास इंटीजर हम काउंट का वेरिएबल बना लेते हैं, काउंट इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं। अच्छा ये ग्रीन हो गया, इसका मतलब है कि ये रिजर्व्ड होगा, हम इसको सी एन टी इसका नाम रख लेते हैं जी। अगर वो वॉवल है तो हमने सिंपल इधर क्या कर देना है, सी एन टी को प्लस प्लस कर देना है, एल्स में हमने कुछ नहीं करना। वॉवल की सूरत में हमने इसमें प्लस प्लस कर देना है। अब जब ये लूप खत्म हो, अच्छा इधर वाइल तो हमने लगाया नहीं, वाइल रिप्लाई इज इक्वल टू वाई, जब तक ये वाई है तो लूप चलता रहे। अब आपने यहाँ पे आपने दोबारा सी आउट करके पूछना है डू यू वांट टू एंटर अनदर, और इधर इससे पूछ लें यस या नो, और सी इन कर लें रिप्लाई को। तो जब तक रिप्लाई वाई है ना ये लूप चलता रहेगा, और अगर वो वावल होगा तो ये काउंट में प्लस प्लस हो जाएगा। अब आपने लूप के बाद रिजल्ट शो करना है ना कितने वावल से, तो हम इधर सी आउट लिख देते हैं यू एंटर, इधर हमने अब सी एन टी जो तादाद है ना वो लिख देते हैं, यू एंटर 5 वावल्स। तो इसके बाद हमने इस तरह लिया यू एंटर, और उसके साथ जितने वावल्स एंटर किए वो आ जाएंगे। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा इसके एंड पे सेमीकोलन नहीं लगाया जी। एंटर एनी कैरेक्टर मैं इधर लिख देता हूँ जी टी, डू यू वांट टू एंटर अनदर, यस, एंटर कैरेक्टर डब्ल्यू, अनदर, यस, ई, यस, ई, यस, आई, यस, बी, यस, और इधर क्यू, यस, इधर हम कर देते हैं एच। अब हम कहते हैं जी नो। तो यू एंटर 3 वावल्स, तो हमने देखा जी 2 ई और एक आई एंटर किया, तो वो आ गया यू एंटर 3 वावल्स। तो इस तरह हम इस चीज को ना वो करेंगे हैंडल। जी प्रॉब्लम 4 है, राइट ए फंक्शन रिवर्स डिजिट।
तो ये फंक्शन का नाम इधर आपको बता दिया गया, तो आपने वही नाम रखना है जो अब आपको बता दिया जाए। डेट टेक्स एन इंटीजर एज ए पैरामीटर, एक पैरामीटर इंटीजर के तौर पे लेगा, एंड रिटर्न्स द नंबर विद इट्स डिजिट रिवर्स्ड। तो ये क्या करेगा जी, जो आपने नंबर इनपुट किया ना उसके रिवर्स डिजिट इसलिए आपको फंक्शन रिटर्न करने हैं। फॉर एग्जांपल के साथ एक एग्जांपल दी गई है, द वैल्यू ऑफ रिवर्स डिजिट, अगर आप रिवर्स डिजिट कॉल करते हैं और आप 1 2 3 4 5 इसको प्रोवाइड करते हैं तो आपको आंसर मिलना चाहिए 5 4 3 2 1। तो अगर रिवर्स डिजिट आप 5600 करते हैं तो उसका 65 आना चाहिए। तो 7008 का ये है। हाँ, अब आप माइनस भी इसको नंबर भी दे सकते हैं, -532 है तो इसको -235 रिटर्न करना चाहिए। तो ये एग्जांपल्स दी गई हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसकी वर्किंग क्या होगी। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। इसके लिए जी हम इसको भी क्लोज प्रोजेक्ट कर लेते हैं, इसको भी क्लोज कर दें। क्वेश्चन 4, तो सबसे पहले हमारे पास एक नंबर होना चाहिए इंटीजर नम जिसको यूजर ने इनपुट करना है। इधर हम लिख देते हैं जी, अब जब भी इसे इनपुट करना है तो उससे पहले आपने सी आउट लिखना है, एंटर एनी नंबर, और इधर आप सीन कर ले नम। उसके बाद आपने रिवर्स डिजिट जो सा ना उसके शो करना है। अब हम क्या करते हैं जी, रिवर्स डिजिट इधर इसकी लिख लेते हैं प्रोटोटाइप इंटीजर रिवर्स डिजिट, इसको एक पैरामीटर आपने n पास कर दिया। तो अब इसके अंदर हमने कोडिंग करनी है। तो लास्ट टाइम ये मैंने आपको समझाया था इसको करना कैसे है। फॉर एग्जाम्पल यूजर ने इनपुट किया है जी 1 2 3 4 5। फॉर एग्जाम्पल यूजर ये इनपुट करता है तो हमने क्या करना है जी, हमने इसको 5 4 3 2 1 करना है ना। तो सबसे पहले तो हमें ये लास्ट वाला डिजिट एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए। ये हम कैसे करेंगे, ये रिमाइंडर से होता है। रिमाइंडर से हमने अगर 10 से जब भी रिमाइंडर लेते हैं ना तो हमारे पास लास्ट डिजिट आ जाती है। तो 5 हमारे पास आ गया रिमाइंडर लेने से। अब अगला डिजिट हमारे पास कैसे आएगा, अब हमने क्या करना है, हमने इस 5 को किसी तरह खत्म करना है। तो 5 कैसे खत्म होगा, आप इसको डिवाइड कर देंगे 10 से, तो 5 जो आंसर खत्म हो जाएगा। अब आपको पता है जब इंटीजर डिवीजन होती है 10 से डिवाइड करने से 1 2 3 4 0.5 आता है, तो 0.5 जो आंसर है वो खत्म हो जाता है, इंटीजर डिवीजन है। तो 1 2 3 4 आपके पास रह जाएगा। अगली दफा आपने दोबारा रिमाइंडर लेंगे तो फिर आपके पास 4 आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। अब 4 को आपने 5 के साथ कैसे कनकैटिनेट करना है, इधर 54 बनना चाहिए। तो ये लास्ट टाइम भी मैंने आपको फार्मूला समझाया था कि जो ऑलरेडी नंबर आपके पास आ गया है आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 10 से, 5 मल्टीप्लाई बाय 10, और इसमें आपने ऐड कर देना है जो लास्ट डिजिट आपने एक्सट्रैक्ट किया है। लास्ट आपने 4 एक्सट्रैक्ट किया है तो इधर इस तरह ये बन जाता होता है 54, इस तरह ये 54 बन जाएगा। अब अगली दफा आप क्या करेंगे, दोबारा 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1 2 3 रह जाएगा। अब ये जो 3 जो लास्ट डिजिट है ये कैसे हमारे पास आ जाएगा, रिमाइंडर से। अब आपने इसको 543 बनाना है तो आपने वही फार्मूला लगाना है जो हमने पहले लगाया है। आपने 54 को मल्टीप्लाई करना है 10 से, इससे आ जाएगा 540, और प्लस आपने इसमें कर देना जो नया डिजिट आपने एक्सट्रैक्ट किया है, तो ये आपके पास बन जाएगा करेगा 543 543। अब इसमें देखिए क्वेश्चन में एक पॉइंट ये भी है कि अगर यूजर ने नेगेटिव इनपुट किया है तो आपको उसका आंसर नेगेटिव में रिटर्न करे। जबकि ये जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं इसमें तो सिंबल हैंडल नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे कि हम पहले ही सिंबल को सेव कर लेंगे किसी एक वेरिएबल में कि अब वो नेगेटिव है कि नहीं। तो एंड पे हम फिर उसको सिंबल वापस कर देंगे। कैसे, ये देखिए जरा। रिवर्स डिजिट में आपने क्या करना है, सबसे पहले तो एक इंटीजर बना लें रिवर्स्ड के नाम से जिसके अंदर आपने नंबर सेव करने हैं। अब आप इधर ये चेक कर लें कि नंबर नेगेटिव है कि नहीं। तो हम एक बूलियन बना लेते हैं इज नेगेटिव, एक वेरिएबल बना लेते हैं, इसके अंदर हम सेव कर देंगे कि वो नंबर जो एंटर किया हुआ है वो नेगेटिव है कि नहीं। तो वो कैसे करेंगे जी, हम सिंपल इफ स्टेटमेंट लगा लेते हैं, इफ n इज लेस देन 0, जो पैरामीटर पास किया यूजर ने अगर वो 0 से छोटा है तो इधर हम क्या करेंगे जी, इज नेगेटिव
इज नेगेटिव इज इक्वल टू ट्रू, एल्स इज नेगेटिव जो आंसर है वो इज इक्वल टू फॉल्स। तो अब हमने ये सेव कर लिया नेगेटिव। अब हमने वो अपनी लॉजिक लगानी है और आपको पता है कि इधर को फिक्स नंबर नहीं है, यानी कि यूजर 1 2 भी एंटर कर सकता है, 2 डिजिट नंबर भी, वो 3 डिजिट भी, वो 5 डिजिट नंबर भी एंटर कर सकता है। अब इसको हमने वाइल लूप के साथ हैंडल करना है। यहाँ पे बात स्टूडेंट ना फॉर लूप लगा देते हैं। फॉर उस वक्त लगता है कि जब आपको पता हो कि नंबर ऑफ आइटरेशंस कितनी है। तो यहाँ पे तो हमें नंबर ऑफ आइटरेशन का पता नहीं है क्योंकि यूजर कोई भी नंबर इनपुट कर सकता है। तो यहाँ पे हमने लूप लगाना है वाइल एन नॉट इक्वल टू 0। जब तक एन जो आंसर है वो 0 नहीं होता तो ये लूप चलता रहेगा। अब लूप के अंदर हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले जो लास्ट डिजिट है ना वो फाइंड करना है। तो वो हमारे पास कैसे आ जाएगा, इधर हम एक और इंटीजर बना लेते हैं, n1 कह लें, कोई भी बना सकते हैं। उसके अंदर हमने सेव करना है n1 इज इक्वल टू, इसके अंदर हमने लास्ट डिजिट जो है ना वो सेव करना है, n रिमाइंडर 10 जी। वाइल n नॉट इक्वल टू 0, इधर हम लास्ट इसका नाम डिजिट रख लें, जरा ज्यादा मीनिंगफुल है। डिजिट डिजिट एंड रिमाइंडर 10, जो लास्ट डिजिट है ना वो हमारे पास आ जाएगा। अब हमने रिवर्स को बनाना है। रिवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, जो इसके अंदर ऑलरेडी है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से, प्लस आपने उसमें क्या कर देना है, डिजिट जो आपने एक्सट्रैक्ट किया है वो इसके साथ ऐड कर देना है। शुरू में रिवर्स के अंदर 0 होगा, इधर हम रिवर्स इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो ये 0 मल्टीप्लाई बाय 10 0, प्लस इसमें डिजिट करेंगे तो अगर लास्ट में 5 है तो सिर्फ इसके अंदर 5 आ जाएगा। अब हमने इसके बाद क्या करना है, n को डिवाइड कर देना है, डिवाइड इक्वल टू 10। तो ये लॉजिक इसकी बनती है जिससे ये होता जाएगा, डिवाइड होता जाएगा। n अगर 1 2 3 4 5 है तो पहले इस डिजिट के अंदर 5 आ जाएगा, वो 5 इस रिवर्स के अंदर चला गया, उसके बाद n को आपने डिवाइड कर दिया 10 से, अब n के अंदर रह गया 1 2 3 4, तो दोबारा लूप चलेगा, डिजिट के अंदर आ जाएगा 4, अब ये इसके साथ ऐड होगा तो 54 बन जाएगा, और n जो है वो दोबारा डिवाइड हो जाएगा 10 से, तो इसके अंदर 1 2 3 रह जाएगा। तो इस तरह ये रिड्यूस होता जाएगा और रिवर्स नंबर सेव होता जाएगा। अब एंड पे आपने दोबारा चेक करना है कि क्या जो इज नेगेटिव है ये जो है ये ट्रू है कि फॉल्स है। अगर ये ट्रू है तो आपने जो आंसर आपके पास आया ना उसके साथ माइनस लगाना है। तो इधर हम चेक कर लेते हैं, इफ इज नेगेटिव देन फिर हमने क्या करना है, रिटर्न कर देना है माइनस रिवर्स्ड। अब ये जो माइनस हम लगाएंगे ना ये यूनिटरी ऑपरेटर है, ये क्या करेगा, जो इसकी वैल्यू ना वो माइनस में कन्वर्ट कर देगा। एल्स में क्या करना है हमने, ये रिटर्न कर देगा आपको रिवर्स्ड। तो अब ये जो नंबर आपने इनपुट किया है यहाँ पे अब आप सी आउट कर ले, रिवर्स्ड नंबर, इधर आप रिवर्स डिजिट और इसको आप नम पास कर दें। तो इसको एग्जीक्यूट करें जरा, अगर मैंने 1 2 3 4 5 तो देखिए 5 4 3 2 1, अगर इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और मैं 6 5 0 0 तो इसका 56 आ गया, ठीक है जी। और अगर इसको मैं दोबारा कॉल करूँ और अगर माइनस 5 4 3 2, तो ये देखिए 2 3 4 5, अच्छा इसके साथ माइनस नहीं आया, माइनस आना चाहिए था। इफ n इज लेस देन 0 इज नेगेटिव ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज इज नेगेटिव फॉल्स। अच्छा जी, नेगेटिव इसलिए नहीं आया कि हमने इसको रिटर्न जो था ना वो सिंपल जो नंबर हमने कैलकुलेट किया ना उसको रिटर्न कर देना है, हमें इस नेगेटिव को चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इस नेगेटिव को चेक करना है तो फिर आपको n की वैल्यू एब्सोल्यूट करनी पड़ेगी। अब देखिए मैंने वो कंडीशन खत्म कर दिया है, इफ इज नेगेटिव है कि नहीं, तो मैं इसको भी खत्म कर देता हूँ।
तो इसको अब एग्जीक्यूट करके देखते हैं। -23, तो ये -32 आ गया। दोबारा एग्जीक्यूट करें, -547 -745, दोबारा एग्जीक्यूट करें और -55214। तो ठीक है जी, ये बिल्कुल सही चल रहा है। तो इस तरह जी ये क्वेश्चन आपने करना था। अच्छा ये है प्रॉब्लम 5। राइट ए प्रोग्राम दैट टेक्स एज इनपुट 5 numbers एंड आउटपुट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर। 5 नंबर आपने इनपुट करने हैं। इफ द नंबर्स आर, अगर जो नंबर है वो x1 x2 x3 x4 एंड x5 है, तो मीन कैसे निकलेगा जी? अब इन्होंने फार्मूला बता दिया कि मीन इस तरह निकलेगा, ये तो एवरेज है ना। एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, ये स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने का फार्मूला भी उन्होंने बता दिया है। योर प्रोग्राम मस्ट कंटेन एटलीस्ट द फॉलोइंग फंक्शंस that calculate and return the mean and function but that calculates the standard deviation। अच्छा, your program contains at least the following functions। पहला कौन सा? a function that calculates and return the mean, यानी कि मीन कैलकुलेट करने के लिए, रिटर्न करने के लिए एक फंक्शन होगा। एंड ए फंक्शन दैट कैलकुलेट्स द स्टैंडर्ड डेविएशन, और एक फंक्शन होगा जो स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करेगा। तो आइए इसको देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसको क्लोज कर लेते हैं। अच्छा जी, पहले हम इधर बता देते हैं कि जी हमारे पास दो फंक्शन है, इंटीजर मीन का एक बना लेते हैं। अब इसको 5 नंबर हमने देने हैं ना, इंटीजर 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 और इंटीजर, 1 2 3 4 5, और एक हमें चाहिए। अच्छा, ये चूंकि डिवीजन वाला है, स्क्वायर रूट वाला, ये डबल में भी आ सकता है। स्टैंडर्ड डेविएशन डबल एस डी, स्टैंडर्ड डेविएशन एस टी डी, ये नाम रख लें इसका। अब इसको, इसका फार्मूला क्या है जी? ये फार्मूला है, इसको भी हमने 5 पैरामीटर पास करने हैं। ठीक है, x1 x2 x3 x4 x5। तो इसको भी हमने इंटीजर 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 इंटीजर, तो ये हमने फंक्शन प्रोटोटाइप लिख लिया। डिक्लेयर हम डेफिनेशन इसकी ना बाद में करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, 5 वेरिएबल हमें चाहिए। तो इंटीजर हम बना लेते हैं जी, x1 x2 x3 x4 और x5। अब 5 नंबर आपने इनपुट करने हैं, तो सी आउट कर दें, एंटर 5 नंबर्स, और इधर आप सी इन कर लें, x1 x2 x3 x4 x5, 5 इनपुट हो गए। अब जो स्टैंड मीन आपने कैलकुलेट करना है, वो आपने फंक्शन के जरिए करना है। तो इधर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं मीन के लिए, इंटीजर m रख लें। अच्छा, मीन भी डिवीजन से आएगा ना, तो फिर इसको भी डबल रखते हैं, डबल, क्योंकि इसमें पॉइंट वाली वैल्यू आ सकती है, डबल m। तो इधर हम क्या करते हैं जी, m इज इक्वल टू, इधर हम मीन को कैलकुलेट कर लेते हैं और इसको पास कर देंगे x1 x2 x3 x4 और x5। अब इसकी डेफिनेशन लिख लिया जी। डेफिनेशन सिंपल है उसी तरह जी, डबल मीन इंटीजर। अब आपने इधर ना नाम, वेरिएबल के नाम देने जरूरी है, x1 इंटीजर x2। अब ये आपने ध्यान में रखना है कि ये वेरिएबल x1 और ये वेरिएबल x1 ये डिफरेंट है, लेकिन इनके सेम नाम भी आप रख सकते हैं, इंटीजर x3 इंटीजर x4 इंटीजर x5। अब ये क्या करेगा, अब ये इधर आप सिंपल एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, रिटर्न। ये रिटर्न क्या करेगा जी, ये करेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 और
इसको अच्छा Z5 नहीं X5 डिवीजन बाय 5 5 नंबर है, तो इसको हम सारे को ब्रैकेट में कर देते हैं, तो ये रिटर्न कर देगा, ये m के अंदर सेव हो जाएगा। अब आप बना लें स्टैंडर्ड डेविएशन का डबल st dev, इसके अंदर भी आपने ये 5 वेरिएबल पास करने हैं, इसको हम इस तरह वो पास कर देते हैं जी। अब स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करनी है जी, ये देखिए जी फार्मूला। अब देखिए इसमें x1 माइनस एक्स, अब x क्या चीज है जी, ये जो आपने मीन कैलकुलेट किया है, ये x इस मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपने इधर इसका मतलब है कि मीन भी पास करना है, तो ये फार्मूला चलेगा ना। लिहाजा ये जो आपने m कैलकुलेट किया है, इसमें एक पैरामीटर ज्यादा होगा, एंड पे डबल टाइप का, चूंकि ये मीन है तो ये डबल टाइप का वेरिएबल एक ज्यादा होगा, वो भी आपने इधर डबल m पास कर देना है। अब आपने क्या करना है जी, कैलकुलेट करना है पहले x1 माइनस एक्स, x1 माइनस एक्स और इसका स्क्वायर। तो स्क्वायर के लिए आपने पावर का जो फंक्शन है वो यूज कर लेना है। अब पावर का फंक्शन यूज करने के लिए आपको पता है जी हेडर फाइल यूज करनी पड़ेगी मैथ, तो नंबर साइन इंक्लूड मैथ डॉट एच आपने कर ली। अब पावर का फंक्शन अवेलेबल है पावर। अब पावर के अंदर आपने क्या बताना है जी, पहले x1 माइनस m और इसका आपने स्क्वायर ले लेना है, ये देखें ना x1 माइनस एक्स और उसका स्क्वायर, तो ये आपने बता दिया कि x1 माइनस m और उसका स्क्वायर, इसको साथ आपने इसको प्लस करना है, प्लस पावर इधर आ जाएगा x2 माइनस m और इसका भी आपने स्क्वायर लेना है, प्लस पावर इधर आपने x3 माइनस m और उसका स्क्वायर, प्लस पावर x4 माइनस m इसका भी स्क्वायर, प्लस पावर x5 माइनस m और इसका भी स्क्वायर। जब ये सारे स्क्वायर हो जाएंगे, डिवाइड करना है आपने 5 से, तो अब इन सब को आप कर दें ब्रैकेट के अंदर। ये देखिए जी, इधर मैंने ब्रैकेट लगाई और इधर ब्रैकेट लगाई और इसको डिवाइड कर दिया 5 से। अब उसके बाद इस तमाम का आपने स्क्वायर रूट लेना है, तो अब आप क्या करें, ये जो सारा है ना सिलसिला, इसको आप कर दें SQRT के अंदर, SQRT, और ये सारा इसको पास कर दें और फिर इस सब को आप रिटर्न करवा दें। तो इस तरह आप ये फार्मूला जो है वो बना सकते हैं। तो ये मीन इधर आ जाएगा और आपने जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इधर SD का नाम उसका रख लेते हैं, तो SD किसके बराबर है जी, SD इज इक्वल टू, इधर आपने कॉल कर लेनी है स्टैंडर्ड डेव का जो फंक्शन है वो कॉल कर लेना है और इसको पास कर देना है x1 x2 x3 x4 x5 और m। अब ये आपके पास कैलकुलेशन होगी, तो अब आप सी आउट कर लें मीन इज इक्वल टू, इधर आप m को शो करवा दें और इधर बल्कि आप कर लें बैक स्लैशन सी आउट बैक स्लैशन और इधर आप स्टैंडर्ड डेविएशन को शो कर दें SD। तो ये फॉर्मेटिंग जो है ना वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए, अगर आपने उधर कॉलन लगाया तो इधर भी आपने कॉलन लगाना है। इसको एग्जीक्यूट करें जी। अच्छा, इधर हमने सेमी कॉलन नहीं लगाया जी। अच्छा जी, ये क्या आ रहा है जी, इसको देखते हैं जरा फंक्शन डैश बिफोर, ब्रैकेट से पहले वो कह रहा है जी आपने सेमी कॉलन लगाया और एक्सपेक्टेड प्राइमरी एक्सप्रेशन बिफोर, ब्रैकेट से पहले। इसको देखते हैं जी क्या है रिटर्न। अच्छा, ये रिटर्न के अंदर जो कुछ भी आपने रिटर्न करना है उसकी ब्रैकेट इधर हम नहीं लगाई, ये ब्रैकेट आ जाएगी जिधर। अब इसको एग्जीक्यूट करें जी, एंटर 5 नंबर्स 2 6 4 7 3 1 2 3, ये 5 हो गई। तो मीन 4 है और स्टैंडर्ड डेविएशन ये आपके सामने आ गई है जी। तो मीन हम कैलकुलेट करते हैं
6 और 2 8, 8 और 4 12, 12 और 10 22, 22 को हमने 5 से डिवाइड किया तो 5 4s आर 20। तो ये इंटीजर डिवीजन है, इसलिए ये 4 आपको आंसर मिला है। तो अच्छा जी, इसको हमने, ये इंटीजर डिवीजन हो रही है ना, हमने फ्लोट में लेनी है तो 0.0 इसके साथ लगा देंगे। अब ये फ्लोट में मिलेगी, ठीक है कि नहीं। 5 6 4 8 3। अब ये देखिए मीन 5.2 आ गए, अब ये पॉइंट वाली वैल्यू आ गई, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपको आ गया। तो जब हमने डिवीजन करनी है, अगर दोनों नंबर्स इंटीजर हैं तो आंसर आपको इंटीजर में मिलेगा, एक भी फ्लोट या डबल है तो आंसर आपको पॉइंट में मिलना है। तो इस तरह ये क्वेश्चन करना था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए फंक्शन टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ एन इंटीजर एंटर थ्रू द कीबोर्ड। तो फैक्टोरियल वाला आपने ऑलरेडी किया हुआ है। फैक्टोरियल क्या होता है, एक नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं उसके प्रीवियस नंबर से उस वक्त तक जब तक 1 नहीं आ जाता। अब ये आपने फंक्शन के जरिए कैलकुलेट करना है। तो ये सिंपल है, इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्लोज करते हैं जी। अच्छा जी, सबसे पहले इंटीजर नम एक ले लेते हैं, इसको हमने इनपुट करना है, सी आउट एंटर एनी नंबर और सी इन कर लें नम को। अब आपने इसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो फैक्टोरियल के लिए इंटीजर फैक्टोरियल बना लिया, इसको एक हमने नंबर पास कर देना है, इसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है ना। तो ये कैसे हम करते हैं, हम एक इंटीजर एफ बनाएंगे, स्टार्ट कर देते हैं इसको 1 से, फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू नम से इसको स्टार्ट करेंगे आई को, या इसको नम से लेके 1 तक जा सकते हैं, या 1 से लेके नम तक, एक ही बात है, जो मर्जी आप अप्रोच यूज कर लें। हम यूज कर लेते हैं 1 से लेके जब तक आई इज लेस देन इक्वल है नम के, और आई को प्लस प्लस कर देते हैं। अब आपने एफ लिखना है जी, मल्टीप्लाई इक्वल ये किसके बराबर हो जाएगा, आई के। तो फैक्टोरियल एफ जो है ना, वो इज इक्वल टू होगा एफ मल्टीप्लाई इक्वल टू, मल्टीप्लाई से मुराद है कि एफ मल्टीप्लाई एफ इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय 1। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई इक्वल टू भी, या फिर आप एफ मल्टीप्लाई इस तरह भी लिख सकते हैं। पहले आई की वैल्यू 1 है, 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 सेव हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू 2 होगी, 2 1 2, फिर 3 होगी, 3 2 6, फिर 4 होगी, 4 6 24। तो बजाय आप इस तरह लिखने के, आप इस तरह भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई इक्वल टू। तो जब ये फंक्शन, ये फॉर लूप चल जाएगा, फैक्टोरियल कैलकुलेट हो जाएगा, तो आप रिटर्न करा दें एफ को, अब एफ रिटर्न हो जाएगा। जो रिटर्न होता है उसको आप डायरेक्ट सी आउट में यूज कर लें, बैकस्लैश एन फैक्टोरियल इज, इसका फैक्टोरियल क्या होगा जी, आप इधर फैक्टोरियल इसको कॉल कर लें और नम को पास कर दें। अब इसको एग्जीक्यूट करें, मैं नंबर 4, तो देखिए 4 3 12, 12 2 24। मैं दोबारा एग्जीक्यूट करूं और अगर मैं इसको प्रोवाइड कर दूं 6, तो ये देखिए 720, 6 5 30, 34 120, 120 3 360, 362 720, और 721 से मल्टीप्लाई कर उसको 720 ही आएगा। इस तरह आप फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सकते हैं जी। नेक्स्ट है राइट फंक्शन पावर। अब आपने फंक्शन लिखना है, उसका नाम बता दिया गया, जब आपको नाम बता दीजिए तो आपने नाम ही रखना है। अब दो पैरामीटर्स को पास हो रहे हैं, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए रेज टू बी, यानी कि अगर यूजर 5 और 2 एंटर करेगा तो इसका आंसर आना चाहिए 25। ए रेज टू बी, यानी कि पहला जो ए है वो नंबर होगा और बी जो है ना वो उसकी पावर होगा। तो इसको कैसे करना है जी, सबसे पहले तो हम इसको क्लोज कर लेते हैं, इसको ओपन करते हैं। अब सबसे पहले यूजर ने 2 नंबर इनपुट करने हैं, तो आप इंटीजर n1 और n2 दो नंबर बना लें। अब 2 नंबर इनपुट कर लें, सी आउट एंटर 2 नंबर्स, और आप इधर सीन कर लें n1 को और n2 को। उसके बाद अब आपने पहले एक फंक्शन बनाना है जी, जो पावर कैलकुलेट करेगा इंटीजर
पावर इसका नाम रखना है, इंटीजर ए और इंटीजर बी, ये दो वेरिएबल इसको पास करने हैं। अब हमने इधर ए भी नाम रख लिया, क्योंकि क्वेश्चन में ए भी लिखा हुआ है इसलिए हमने ए भी रख लिया है। लेकिन मेन के अंदर आप इनका कोई भी नाम रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। n1 इधर n2 रखा है, आप इधर ए बी भी रख सकते हैं, इधर n1 n2 भी रख सकते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये n1 डिफरेंट है और अगर इसका नाम आप n1 रखेंगे तो वो डिफरेंट होगा। तो अब हमने क्या करना है जी, लूप लगा देना है फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 1। अब देखिए जी, लूप हमने कितनी दफा लगाना है, हमने बेसिकली जो ए है उसकी पावर वो कैलकुलेट करनी है। अगर पावर 2 है तो ये 2 दफा मल्टीप्लाई होना चाहिए, पावर 5 है तो 5 दफा मल्टीप्लाई होना चाहिए। लिहाजा आई इज लेस देन इक्वल टू बी और आई प्लस प्लस। अब इस लूप के अंदर हमने क्या करना है, अब हमने पावर कैलकुलेट करनी है तो हमारे पास एक वेरिएबल भी होना चाहिए इंटीजर पी, इसको हमने इनिशियलाइज कर देना 1 से, क्योंकि जब भी हमने कोई मल्टीप्लाई करके तो उसका रिजल्ट सेव करना है तो वो हम हमेशा 1 से उसको इनिशियलाइज करते हैं। तो p इज इक्वल टू, अब p के अंदर क्या आ जाएगा जी, a मल्टीप्लाई बाय a। सॉरी, हमने अगर यूजर इनपुट करता है 5 और 2, 5 और 3 कर दे तो 5 मल्टीपल, हाँ तो आपने इसको जी p को इधर p लिखना था आपने, p इज इक्वल टू p मल्टीप्लाई बाय a। तो p पहले 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय ए, 1 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 सेव हो जाएगा। तो फिर दूसरी दफा लूप चलेगा तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 25 इसमें सेव हो जाएगा। तो जब ये लूप चल जाए, ये कैलकुलेशन हो जाए तो आपने इसको रिटर्न करवा देना है, रिटर्न पी जो आपने कैलकुलेट किया वो रिटर्न करवा दे। तो ये दो नंबर जो आपने एंटर किए हैं, तो इधर आप दोबारा लिखेंगे सी आउट, इधर आप शो करना चाह रहे हैं, हम लिखना चाह रहे हैं 5 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 25, हम इसे लिखना चाह रहे हैं। तो इधर हम सबसे पहले n1 शो करा देंगे, इधर हम लिखते हैं जी रेज टू पावर n2 इज इक्वल टू, और इधर हम वो फंक्शन कॉल कर लेते हैं पावर का, इसको पास कर दे n1 और n2। तो इसके बाद एंडल कर दे। अब आप इसको एग्जीक्यूट करें जी, क्या एरर है जी, एक्सपेक्टेड प्राइमरी एक्सप्रेशन बिफोर। अच्छा, वो हमने क्या किया जी, ये देखिए हमने इधर इससे सेमीकोलन लगा दिया, इधर सेमीकोलन नहीं था, स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं थी हुई। एंटर टू नंबर्स, अगर मैं लिखता हूँ 5 4 3 तो इसके आंसर देखिए जी 5 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 125। दोबारा एग्जीक्यूट करें और इधर 4 रेज टू पावर, अगर मैं कर देता हूँ 5, देखिए जी 1024। तो अगर हम सिंपल वाले के लिए लेते हैं जी 2 रेज टू पावर 3, 8 आना चाहिए जी, 2 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था जी। जी, प्रॉब्लम 8 है, एनी ईयर इज एंटर्ड थ्रू द कीबोर्ड, राइट अ फंक्शन टू डिटरमिन वेदर द ईयर इज लीप ईयर और नॉट। तो लीप ईयर वाला मैंने ऑलरेडी आपको क्वेश्चन करवाया हुआ है, आपने लीप ईयर का जो फार्मूला है वो सिर्फ फंक्शन के अंदर आपने लिख के तो इसको कर लेना है। आप इस क्वेश्चन को खुद करें, प्रीवियस जो मैंने इसका फार्मूला आपको करवाया हुआ है इसका लीप ईयर कैलकुलेट करने का, उसको यूज करते हुए आपने फंक्शन खुद लिखना है और आपने नीचे मुझे कमेंट में करके बताना है कि आपने सक्सेसफुल क्वेश्चन 8 को कंप्लीट कर लिया कि नहीं किया। ठीक है कि नहीं जी, आपने मुझे लास्ट में बताना जी। जी, प्रॉब्लम नंबर 9 है, अब आपने इतनी जो कॉम्प्लेक्स या इतनी बड़ी इबारत देखे तो परेशान नहीं होना, आपने इसको जरा पढ़ना है। आप इसको 2 या 3 दफा पढ़ के अंडरस्टैंड कर सकते हैं, फिर आपने क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ जाना है। तो यहाँ पे आप 2 मिनट के लिए इससे वक्फा लें और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। उसके बाद आपने इसको देखना है कि मैं इसको कैसे अंडरस्टैंड करता हूँ, जब मैं जिस तरह आपको समझाता हूँ फिर आपने उस तरह इसको अंडरस्टैंड करना है। जी, उम्मीद है आपने ट्राई की होगी। तो आइए देखते हैं इसको हमने अंडरस्टैंड कैसे करना है। ड्यूरिंग द टैक्स सीजन एवरी फ्राइडे,
यानी कि हर जुम्मे को J&J अकाउंटिंग फर्म प्रोवाइड असिस्टेंट टू पीपल हु प्रिपेयर देयर ओन टैक्स रिटर्न। यानी कि ये तो जस्ट एक स्टेटमेंट है, इसमें कोई नंबर्स नहीं है, जस्ट एक स्टेटमेंट है कि कंपनी है जो अपने लोगों को टैक्स की सर्विस प्रोवाइड करती है हर फ्राइडे को। देयर चार्जेस आर एज फॉलोज। अब चूंकि वो टैक्स की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो कुछ चार्जेस ले रहे हैं। अब इन्होंने क्या आपको दो कंडीशन बताई गई है कि वो अपने चार्जेस किस तरह लेते हैं। इफ ए पर्सन हैज लो इनकम, अगर पर्सन की जो इनकम है वो 2500 से थोड़ी है, एंड कंसल्टिंग टाइम इज लेस देन और इक्वल टू 30 मिनट्स, और जो कंसल्टिंग टाइम है वो 30 मिनट है या उससे कम है, देयर आर नो चार्जेस, फिर उन्होंने उससे कोई चार्ज नहीं लेना। अदरवाइज यानी कि अगर इनकम या 2500 से ज्यादा हो और उसका जो कंसल्टिंग टाइम है या वो 30 मिनट से ज्यादा हो, अदरवाइज द सर्विस चार्जेस, दूसरी सूरत में क्या है, सर्विस चार्जेस 40% होंगे किसके, ऑफ द रेगुलर आवरली रेट, यानी कि जो आवरली रेट है उनका उसका 40% उन्हें ले लेना है। यानी कि अगर पर्सन की जो इनकम है वो 25,000 से कम है और कंसल्टिंग टाइम भी 30 मिनट से कम है, फिर तो कोई चार्जेस नहीं। अगर उसकी जो इनकम है 25,000 से कम है लेकिन कंसल्टिंग टाइम 30 मिनट से बढ़ गया, तो वहां पे अब आपने चार्जेस ले लेने हैं। कितने, जो आवरली रेट आपका है उसका 40% लेना है। कितनी देर का, जितना टाइम 30 मिनट से ज्यादा आपने दिया है उतने पे आपने चार्ज करना है जी। पहले 30 मिनट पे कोई चार्जेस नहीं है। अब दूसरी कंडीशन पे आ जाए, फॉर अदर्स, यानी कि पहली कंडीशन उस वक्त है कि अगर उसकी इनकम 25,000 से कम है, दूसरी किस वक्त है, फॉर जब उसकी 25,000 से ज्यादा है। अगर 25,000 से ज्यादा है तो फिर कंसल्टिंग टाइम कितना होगा जी, 20 मिनट। अगर उसकी इनकम 25,000 से कम है तो फिर कंसल्टिंग टाइम आपने चेक करना है जो 30 मिनट होना चाहिए। अगर 30 मिनट से कम है कोई चार्जेस नहीं, 30 मिनट से ज्यादा है तो चार्जेस होंगे। तो अगर उसकी इनकम 25,000 से ज्यादा है तो फिर कंसल्टिंग टाइम जो 20 मिनट तक है ना उसके कोई चार्जेस नहीं है। अदरवाइज सर्विस चार्जेस अब वो 70% लेंगे रेगुलर आवरली रेट के फॉर द टाइम ओवर 20 मिनट्स। जो 20 मिनट से ज्यादा जितना टाइम आप देंगे ना उसका आपने 70% चार्ज करना है। समझ आइए। अब ये देखिए साथ एक एग्जांपल भी दी गई है आपको समझाने के लिए। फॉर एग्जांपल, सपोज दैट ए पर्सन हैज लो इनकम, एक पर्सन की लो इनकम है, एंड स्पेंट 1 आवर एंड 15 मिनट्स, तो 1 घंटा और 15 मिनट जो है ना वो उसने स्पेंड किए हैं, एंड द आवरली रेट, और आवरली रेट जो है ना वो $70 था। अब आपने इसकी बिलिंग करनी है, वो कैसे करनी है, ये फार्मूला इन्होंने बताया जी। जो आवरेज रेट है 70 उसको मल्टीप्लाई करना है आपने 0.4 से। अब आपको पता है 40% आपने निकालना है, तो 70 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 100। तो या आप इस तरह कर ले या आप उसको मल्टीप्लाई ही 0.4 से कर ले, तो वो भी 40% आ जाएगा। अब उसके बाद कितनी देर, जितने मिनट उसने 30 से ज्यादा किए, अब देखिए 1 घंटा और 15 मिनट है, तो 30 से कितने ज्यादा हुए, 45 मिनट ज्यादा हुए। तो ये 45 मिनट्स जो ज्यादा है इसको आपने डिवाइड करना है 60 से, तो आ गई मिनट्स बने। तो यूजर ने तो 1 आवर एंड 15 मिनट्स, यानी कि यूजर ने एंटर किए होंगे 75 मिनट्स। तो आपने जो उसको मैनेज करना है 30 मिनट्स उससे माइनस करने हैं और डिवाइड कर देना है 60 से। 60 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यूजर आवर्स में इनपुट कर रहा है। ठीक है, तो उसकी ये कैलकुलेशन इस तरह बनेगी। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें, राइट ए प्रोग्राम दैट प्रॉम्प्ट्स द यूजर टू एंटर द आवरली रेट, यानी कि यूजर ने आवरली रेट एंटर करना है, द टोटल कंसल्टिंग टाइम, टोटल कंसल्टिंग टाइम भी यूजर ने इनपुट करना है, एंड वेदर द पर्सन हैज लो इनकम, तो जो लो इनकम है उसकी कि नहीं ये भी यूजर ने एंटर करना है। तो तीन चीजें इनपुट कर रहा है यूजर, आवरली रेट, कंसल्टिंग टाइम और इनकम। द प्रोग्राम शुड आउटपुट द बिलिंग अमाउंट, प्रोग्राम ने बिलिंग अमाउंट शो करनी है। योर प्रोग्राम मस्ट कंटेन ए फंक्शन, अब ये जो कैलकुलेशन आपने करनी है ना ये एक फंक्शन के जरिए करनी है, दैट टेक्स एज इनपुट आवरली रेट, कंसल्टिंग टाइम एंड वैल्यू वेदर ए पर्सन हैज नो इनकम और नॉट। तो ये बेसिकली इनकम, आवरली रेट और टोटल कंसल्टिंग टाइम तीन चीजें आपने पैरामीटर के तौर पे पास करनी है। द फंक्शन शुड रिटर्न द बिलिंग अमाउंट, और फंक्शन ने बिलिंग अमाउंट जो है वो रिटर्न करनी है। द योर प्रोग्राम में प्रॉम्प्ट द यूजर टू एंटर द कंसल्टिंग टाइम इन मिनट्स। अभी इन्होंने क्या किया है कि कंसल्टिंग टाइम जो है ना वो आवर्स में इनपुट किया है, इसलिए डिवाइडेड बाय 60 किया है। लेकिन अगर आप मिनट्स में इनपुट करवाएंगे तो फिर आपको डिवाइडेड बाय 60 करने की जरूरत नहीं है।
तो बाय डिफॉल्ट ये डिवाइडेड बाय 60 क्यों किया? देखिए जो लास्ट स्टेटमेंट है, लास्ट स्टेटमेंट को दोबारा पढ़े। योर प्रोग्राम मे प्रॉम्प्ट द यूजर टू एंटर द कंसल्टिंग टाइम इन मिनट्स। तो यूजर कंसल्टिंग टाइम मिनट्स में भी एंटर कर सकता है। तो ये ऊपर वाली जो कैलकुलेशन है ये आवर्स के वाले से है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जी ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं जी। इसको हम क्लोज कर देते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 9 था, हम इसको 9 को सॉल्व करते हैं। 8 वाला तो आपने करना था ना। अच्छा जी 3 चीजें जो आपने यूजर इनपुट करनी है, आवरली रेट, कंसल्टिंग टाइम और इनकम। तो इधर हम वेरिएबल बना लेते हैं, इंटीजर इनकम, कंसल्टिंग टाइम और आवरली रेट। अब ये आप इनपुट करवा लें। इनपुट करना है आपने तो आपको पता है उससे पहले मैसेज शो करना होता है, सी आउट एंटर। अच्छा पहले इनकम करवा लेते हैं, एंटर इनकम और सी इन कर ले इनकम। उसके बाद सी आउट एंटर कंसल्टिंग टाइम और सी इन आप कर लें कंसल्टिंग टाइम को। उसके बाद सी आउट एंटर आवर्ली रेट और सी इन कर लें आप आवर्ली रेट को। अब ये कैलकुलेशन इनपुट कर लिया। अब उसके बाद आपने एक फंक्शन लिखना है जो ये सारी कैलकुलेशन करे। तो इधर हम पहले इसकी प्रोटोटाइप लिख लेते हैं, इंटीजर क्या है जी, योर प्रोग्राम शुड आउटपुट द बिलिंग अमाउंट। बिलिंग अमाउंट करनी है जी फंक्शन के लिए। फंक्शन का नाम उन्होंने नहीं बताया तो हम कोई भी रख सकते हैं। हम रख लेते हैं जी कैलकुलेट बिलिंग। अब आप इसको इंटीजर इंटीजर और इंटीजर लिख दें ताकि इंटीजर पैरामीटर पास करने हैं। अब आप इसको इधर डिफाइन कर लें, इंटीजर कैलकुलेट बिलिंग, इंटीजर इनकम, इंटीजर कंसल्टिंग टाइम और इंटीजर आवर्ली रेट। ये आप पास कर दें। अब आपने क्या करना है जी, सबसे पहले तो इनकम चेक करनी है। इफ इनकम इज ग्रेटर देन 25,000, क्या है जी पहली कंडीशन। इफ इनकम हैज लो इनकम, यानी कि अगर इसकी इनकम लेस देन है, 25,000 से कम है, तो फिर आपने क्या करना है जी, फिर आपने कंसल्टिंग टाइम चेक करना है। अगर वो लेस देन है 30 मिनट तो फिर कोई चार्जेस नहीं है। तो इधर आप चेक कर लें, इफ ये जो कंसल्टिंग टाइम है इज लेस देन 30, 30 से अगर कम है तो रिटर्न 0 करवा दे, फिर तो हमने कुछ भी नहीं करना। एल्स अगर इनकम लो है उसकी लेकिन कंसल्टिंग टाइम ज्यादा है, तो फिर क्या करना है जी, फिर इस तरह आपने ये फार्मूले के मुताबिक लिखनी है। हम सेम फार्मूला यूज करेंगे जी। हम अज्यूम करेंगे कि वो टाइम मिनट्स में ही है और 60 डिवाइडेड भी उसको करना है। फार्मूला हम यही यूज करेंगे जो एग्जाम्पल में हमें बताया गया है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है अपने आवरली रेट से। तो इधर हम क्या करेंगे जी, रिटर्न कर देते हैं क्या चीज, आवरली रेट, आवरली रेट, आवरली आवरली रेट मल्टीप्लाई बाय किससे जी, 0.4 से 0.4। अच्छा जी अभी देखें ये पॉइंट वाली वैल्यू आ रही है ना, तो इसको हम इसकी रिटर्न टाइप डबल करेंगे जी। ये आपने ज़हन में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो फंक्शन आप बना रहे हैं इसकी रिटर्न टाइप डबल रखें। अच्छा जब डबल आप रख रहे हैं ना, तो एक और बात ज़हन में रखिएगा कि अगर आप इधर इनपुट करते हैं इंटीजर तो कोशिश करें कि इनको भी डबल कर ले। लेकिन चलें फिलहाल देखते हैं जी, आवरली रेट मल्टीप्लाई बाय 0.4 मल्टीप्लाई बाय 45। अच्छा 45 कैसे आया जी, 45 आया है
कि आपने जो मिनट्स एंटर किए ना 1 hour 15 minutes, उसमें से आपने माइनस किए हैं जो 30, क्योंकि 30 मिनट से जितने ज्यादा है ना उस पे चार्जेस होने हैं। तो इधर आपने लिख देना जी कंसल्टिंग टाइम -30। अब इसका जो आंसर आएगा उसको आपने मल्टी कर देना है डिवाइडेड बाय 60। तो इधर डिवाइडेड बाय 60, तो इस तरह जी आपने ये रिटर्न करवा देना है। अब आ जाए इधर एल्स में, एल्स। अब इस एल्स से क्या मुराद है कि यूजर की इनकम 25,000 से ज्यादा है, इसलिए एल्स में आएंगे ना। तो फिर अब आपने दोबारा कंसल्टिंग टाइम चेक करना है, अगर वो 20 मिनट से कम है तो कोई चार्जेस नहीं है, तो इधर दोबारा इफ लगा लें, इफ कंसल्टिंग टाइम जो है वो लेस देन है 20, तो इधर रिटर्न कर दें आप 0.00, डबल है ना 0.0, तो कोई कंसल्टिंग चार्जेस नहीं है। एल्स अगर 20 मिनट से ज्यादा उसने ले लिया तो आप रिटर्न करें आवरली रेट मल्टीप्लाई बाय, अब आपने इसको 0.7 से करना है, मल्टीप्लाई बाय कंसल्टिंग टाइम -30 और इसको डिवाइड कर दे 60 से। तो ये फार्मूला बन गया जी। अब देखिए जितने भी इफ एल्स है हर सूरत में कुछ ना कुछ रिटर्न हो रहा है। तो इधर हम क्या करेंगे, एंड पे सी आउट करा ले, बैकस्लैश n, बिलिंग अमाउंट विल बी, और इधर आप ये फंक्शन कॉल कर लें कैलकुलेट बिलिंग, तो पैरामीटर पास कर दें इनकम और कंसल्टिंग टाइम और आवरली रेट। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा ये ऑपरेटर नहीं था, ठीक लिखा गया। एंटर इनकम मैं कहता हूँ जी 30,000, कंसल्टिंग टाइम हम कहते हैं जी 70 मिनट, आवरली रेट है जी उसका 20 डॉलर, तो बिलिंग अमाउंट उसकी 9.33। ठीक है, कंसल्टिंग टाइम 70 मिनट था ना, और 70 में से 30 माइनस करें आप, तो ये आ जाएगा 40। तो अब वो फार्मूला लगा दे, 40 का 40% 1.6, और उसको आपने फिर मल्टीप्लाई कर देना जी जो आवर्स जो बचे थे, तो ये तकरीबन 9.33 जो होता है वो इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन करना था जी। जी एक पॉइंट इसमें रह गया, इधर कंसल्टिंग टाइम -20 हमने करना था, क्योंकि अगर कंसल्टिंग टाइम 20 से कम है तो फिर कोई चार्जेस नहीं है, अगर 20 से ज्यादा है तो फिर ये फार्मूला अप्लाई होना था, तो ये करेक्शन आप कर लीजिएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a parking garage charges $2 minimum fee to park for up to 3 hours। एक पार्किंग गैरेज है जहां पे लोग गाड़ियां पार्क करते हैं, वो $2 फीस चार्ज करता है टू पार्क फॉर अप टू 3 आवर्स, यानी कि 3 घंटे तक अगर आप उधर पार्क करते हैं तो आपको $2 देने पड़ते हैं, यानी कि 1 घंटा पार्क करें, 2 करें या 3 करें, फॉर अप टू 3 आवर्स। अप टू 3 आवर्स का मतलब है कि 3 आवर्स तक कोई भी पार्क करे, वो 1 घंटा हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, तो उसको $2 देने पड़ेंगे। द गैरेज चार्जेस एन एडिशनल 0.5 पर आवर। अब वो जो गराज है 0.5 एडिशनल चार्ज करेगा फॉर ईच आवर और पार्ट देयर ऑफ। अब ये दो चीजों को समझना आपने इंपॉर्टेंट है। अगर 3 घंटे से ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल 4 घंटे उसने खड़ी कर लिया है, तो उसको 0.5 पर आवर पे करना पड़ेगा, यानी कि $2 तो पहले है, एडिशनल 0.5 उसको पे करना पड़ेगा जितने घंटे उसने ज्यादा किया, और पार्ट देयर ऑफ। अब इसका मतलब ये है कि अगर उसने 3 घंटे से 10 मिनट ज्यादा ऊपर कर लिया है तो फिर भी उसको पूरे घंटे के पैसे देने पड़ेंगे, पार्ट देयर ऑफ, यानी कि अगर अगले घंटे का थोड़ा सा भी पार्ट आ गया तो फिर भी उसको पूरे ही पैसे देने पड़ेंगे। अगर 3.5 है तो भाई उसको 4 घंटे के पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि 0.5 पूरे आवर्स गए हैं। तो फॉर ईच आवर और पार्ट देयर ऑफ, तो उम्मीद है इसकी पार्ट देयर ऑफ की आपको समझ आ गई होगी। द मैक्सिमम चार्ज फॉर एनी गिवन 24 आवर्स पीरियड इज $10, और वो 24 घंटे में $10 मैक्सिमम ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। Assume that no car parks for longer than 25 hours।
अब कोई भी जो कार है ना वो 24 घंटे से ज्यादा पार्क नहीं हो सकती, ये हमने ज्यूम करना है। राइट ए प्रोग्राम दैट कैलकुलेट एंड प्रिंट द पार्किंग चार्जेस फॉर ईच ऑफ 3 कस्टमर्स। अब वो कह रहे हैं 3 कस्टमर्स के लिए आपने ये प्रोग्राम लिखना है जो उनके चार्जेस कैलकुलेट करेगा। यू शुड print the parking charges for each of 3 customers who parked their car in this garage yesterday. You should enter the hours parked for each customer. अब आपने आवर्स जो है ना इनपुट करने हर कस्टमर के, ये चीज आपको पता लग गई। इनपुट आपने करनी है आवर्स। योर प्रोग्राम शुड प्रिंट द रिजल्ट इन नीट टेबुलर फॉर्मेट। अब ये एक जो अच्छा सा इन्होंने टेबुलर फॉर्मेट शो किया है, इस फॉर्मेट में आपने जो रिजल्ट्स है ना वो शो करने हैं format and should calculate and print the total of yesterday's receipts. The program should use the function calculate charges. अब उन्होंने कहा जी फंक्शन का नाम calculate charges रखना है, ये क्वेश्चन में बता दिया गया है, लिहाजा आपने वही रखना है। To determine the charges for each customer. अब हर कस्टमर के लिए जो आपने कैलकुलेशन करनी है ना वो आपने कैलकुलेट चार्जेस के फंक्शन है उसके जरिए करनी है। योर आउटपुट शुड अपीयर इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। और इस फॉर्मेट में आउटपुट जो उनसे आनी चाहिए, ये जो आपको नजर आ रही है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपको पता है आपने 3 कस्टमर के आवर्स इनपुट करने हैं। तो हम अब ये देखें, ये जो सैंपल आउटपुट है ये आपके सामने देखें आवर्स पॉइंट में है 1.5 4.0, चार्जेस जो है वो भी पॉइंट में आ रहे हैं। तो अब हमने जो वेरिएबल बनाने हैं ना वो पॉइंट में बनाने हैं जी, डबल बनाने हैं, डबल आवर्स H1 H2 और H3 तीन बना लें क्योंकि 3 कस्टमर है, तीनों के आवर्स हमने बताने हैं ना, तो ये 3 हमने वेरिएबल बना लिए। अब तीनों के चार्जेस भी कैलकुलेट करने हैं, तो हम डबल बना लेते हैं जी, C1 C2 और C3 चार्जेस के लिए जो चार्जेस हैं वो इसमें कैलकुलेट करने हैं। अब इनको इनपुट करवा लें। इनपुट करना है तो सबसे पहले मैसेज शो करें, एंटर पार्किंग टाइम फॉर 3 कस्टमर्स, ये मैसेज शो कर दें और उसके बाद सीन कर लें H1 H2 और H3 को। अब ये इनपुट हो गए। अब आपने कैलकुलेट चार्जेस का फंक्शन बनाना है जी जो कैलकुलेट करे। तो इधर हमने क्या करना है, अब इस कैलकुलेट चार्जेस का फंक्शन बनाना है। इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी जी, अब आपको बिल्कुल सही आपने बताया है कि इसकी रिटर्न टाइप होगी जी डबल, कैलकुलेट चार्जेस, और आपने इसको डबल पास कर देना है आवर्स HRS, ये आपने इसको आवर्स पास कर देने। अब यहाँ पे आपने कैलकुलेशन करनी है जी। तो अभी देखिए जी जरा क्वेश्चन को समझे। अब वो $2 ले रहा है फॉर अप टू 3 आवर्स, यानी कि 3 घंटे तक अगर यूजर करेगा ना पार तो उसके $2 है। तो इधर हम पहले इसको लिख लेते हैं, एक हम बना लेते हैं जी डबल चार्जेस के नाम से वेरिएबल बना लेते हैं, और अब इधर इफ कंडीशन लगा लेते हैं। इफ आवर्स जो है ना वो लेस देन इक्वल है 3, अगर 3 है या उससे कम है तो फिर चार्जेस क्या होंगे, चार्जेस इज इक्वल टू 2.0। ये उन्होंने बताया है कि $2 जो है ना फीस है 3 घंटे तक की, 3 घंटे तक की $2 हो गई। अगर वो उससे ज्यादा है तो 0.5 जो है ना वो पर आवर वो आपको पे करना पड़ेगा, और पार्ट देयर ऑफ। तो अब ये हमने कैसे करना है, इधर हम लिखेंगे एल्स इफ आवर्स जो है ना अगर वो लेस देन इक्वल टू है 10 के, क्योंकि ये तो उन्होंने बताया ना आगे कि 10 घंटे से ज्यादा वो एक दिन में नहीं कर सकते, आप उसको चार्ज नहीं कर सकते। तो 10 घंटे से जो कम है हर घंटे के आपने जो है ना वो करने हैं 0.5 के हिसाब से करने हैं। अच्छा दोबारा पढ़ते हैं इसको। A parking garage charges $2 fees for up to 3 hours. The garage charges an addition per hour in excess of 3 hours. The maximum charge for any given 25 hours. अच्छा जी इसने ये नहीं बताया कि 10 घंटे, उन्होंने कहा जी उससे ज्यादा जितने भी है तो 0.5। अब आपने $10 से ज्यादा नहीं जी कर सकते, ये चीज है। तो इधर हमने सिर्फ एल्स लिख देना है, एल्स अगर आवर्स 3 से ज्यादा है तो फिर क्या होंगे जी, चार्जेस इज इक्वल टू 2.0 तो होने हैं, प्लस हमने क्या करना है जी जितने एडिशनल आवर्स है ना हर घंटे का 0.5। तो हमारे पास एडिशनल आवर्स कैसे आएंगे, जो आवर्स है इसमें से माइनस कर देंगे 3.0 तो एडिशनल आवर्स आ जाएंगे। अब इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना 0.5 से। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो कह रहे हैं जी ये
आवर और पार्ट देयर ऑफ, यानी कि अगर किसी यूजर ने 0.5 भी ऊपर किया है तो भी इसको पूरे घंटे के पैसे पड़ने हैं। तो इधर अब हमने इसका सीलिंग फंक्शन जो है वो यूज करना है। सील फंक्शन ये क्या करेगा, इधर इसको हमने कर देना ब्रैकेट के अंदर। अगर आवर्स यूजर ने फॉर एग्जांपल 3.5 या 3.2 उसने आवर्स एंटर किए हैं तो हमने पूरे घंटे के पैसे लेने हैं। तो इधर आवर्स 3.2 माइनस 3.0 ये आ जाएगा जी 0.2, और सील फंक्शन जो है ना ये इसको राउंड कर देगा नेक्स्ट होल नंबर पे जो कि 1 है। इनका आंसर क्या आना था 0.2 और इसका होल नंबर 1 है। इसी तरह एक फ्लोर का फंक्शन होता है, फ्लोर उसको डाउनवर्ड राउंड करता है, ये निकल 0.2 है तो उसको 0 रिटर्न कर देगा। तो अगर सील का फंक्शन है तो वो उसको 1 पे ले जाएगा। तो ये कैलकुलेशन हो गई जी। अब उन्होंने कहा हुआ है द मैक्सिमम चार्ज, वो आप 10 डॉलर से ज्यादा नहीं कर सकते एक दिन में। तो इधर हम चेक कर लेते हैं, अगर जो इफ चार्जेस जो है वो ग्रेटर देन है किससे 10 डॉलर से, तो उधर क्या कर दे चार्जेस इज इक्वल टू 10, तो चार्जेस उसके हमने 10 हो जाएंगे। और जब ये सारी कैलकुलेशन हो जाए तो रिटर्न हमने करा देना है चार्जेस, ये चार्जेस रिटर्न हो जाएंगे। अब इधर हमने क्या करना है जी, ये जो नंबर आपने जब इनपुट कर लिया ना तो इधर अब आप क्या करें, अब आप C1 इज इक्वल टू कैलकुलेट चार्जेस H1 के हिसाब से इसको कर लें, और C2 जो है वो इज इक्वल टू कैलकुलेट चार्जेस H2 के वाले से, और C3 इज इक्वल टू कैलकुलेट चार्जेस H3 के वाले से। अब आपके पास चार्जेस आ गए। अच्छा जी, जब आपके पास चार्जेस आ गए हैं तो फिर आपने क्या करना है जी, अब आपने टोटल आवर्स और टोटल चार्जेस भी कैलकुलेट करने हैं। तो इधर हम एक बना लेते हैं जी, एक TH टोटल आवर्स के लिए, और या इसको थोड़ा सा मीनिंगफुल कर लेते हैं जी, टोटल आवर्स इस तरह, और टोटल चार्जेस। तो टोटल आवर्स आपके पास कैसे आ जाएंगे, टोटल आवर्स इज इक्वल टू H1 प्लस H2 प्लस H3, और टोटल चार्जेस आपके पास क्या आ जाएंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3। अब आपने शो करने हैं जी इस टेबुलर फॉर्मेट में। अब ये हम कैसे शो कर सकते हैं, ये आपने एक फंक्शन पढ़ा था सेट डब्ल्यू का, ये सेट डब्ल्यू का फंक्शन यूज होगा टेबुलर फॉर्म में शो करने के लिए। तो इधर हम करते हैं जी सी आउट, सबसे पहले आपने क्या शो करना है कार। अच्छा सब, ये कितने स्पेसिस के लिए हमने रिजर्व करनी है, सेट डब्ल्यू का फंक्शन ये यूज करना है, इसमें हम 15 स्पेसिस जो है ना वो रख लें। अब ये जो फंक्शन आपने यूज करना है ना इसके लिए आपको हेडर फाइल चाहिए होगी, इंक्लूड कॉन आईओ के अंदर ये चीजें होती हैं जी, या फिर उसके साथ होती हैं इंक्लूड, एक आपको मैथ करनी पड़ेगी, मैथ डॉट एच सीलिंग के लिए, और नंबर साइन इंक्लूड आपको करना पड़ेगा जी, आईओ मैनिपुलेशन भी करनी पड़ेगी फॉर्मेटिंग के लिए। तो आपने 15 स्पेसिस सेट की, और आपने क्या शो कर देना जी, कार शो कर दिया। उसके बाद फिर सेट डब्ल्यू आपने 15 स्पेसिस की, और आपने प्रिंट क्या कर देना जी, आवर्स, और उसके बाद फिर सेट डब्ल्यू 15, और आपने क्या प्रिंट कर देना जी, चार्जेस, और इसके बाद एंड एल आपने कर देना है। अब आपने क्या शो करना है जी, अब आपने कार वन सी आउट सेट डब्ल्यू, ये आपने इसी तरह ही करना है जी, सेट डब्ल्यू और आपने 15, और इधर आपने शो कर देना है 1। अब चूंकि 1 हमने शो करना है डबल कोट्स के अंदर लिख दिया, सेट डब्ल्यू 15, और इधर हमने शो कर देना है H1 जो पहले आवर्स है वो इनपुट कर देने हैं, फिर सेट डब्ल्यू 15, और इधर हमने शो कर देने हैं क्या जी, चार्जेस C1 और एंड एल आपने ये कर देना जी। ठीक है जी, इसके बाद आपने क्या करना है 1 2
3 ये कर दिए, इधर इसकी वैल्यू आपने प्रिंट कर दी H2 की, इधर H3 की, और इधर आपने चार्जेस C2 C3 प्रिंट कर दिए। उसके बाद आपने क्या प्रिंट करना है जी, इधर टोटल। तो इधर हमने लिख देना सी आउट और डबल कोट्स के अंदर आप लिख दें टोटल, और इधर आपने क्या प्रिंट करना है जी, टोटल आवर्स, और इधर आपने क्या प्रिंट करना है, टोटल चार्जेस। तो इसको एग्जीक्यूट करें जी जरा। अब मैं कहता हूँ 2 3 4, तो ये देखें जी, कार 1 2 3, आवर्स 2 3 4, चार्जेस 2 घंटे के $2, 3 घंटे के भी $2। अब देखिए जी 4 घंटे जो है ना उसके 2.5 है, और टोटल करेंगे तो ये 6.5 हो गए। अब ये देखिए इसमें एक चीज सिर्फ रह गई है कि ये जो आवर्स और चार्जेस है ना, ये कंसिस्टेंट होने चाहिए, यानी कि 0.00 की फॉर्मेट में आनी चाहिए ना, जो जिस तरह हम डेसिमल को शो करते हैं, सॉरी पॉइंट्स वाले नंबरों को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे जी, आपने ये सी आउट से पहले आपने यूज कर लेना सी आउट, इधर लिख दें फिक्स्ड, और सेट प्रिसीजन कर दें, सेट प्रिसीजन आप कर देते हैं जी 2। अब ये जो फिक्स्ड और सेट प्रिसीजन है, ये तमाम नीचे जितने भी सी आउट आप करें ना सब पे अप्लाई हो जाएगी। इसको एग्जीक्यूट करें तो इसको हम देखें जी, अगर हम करते हैं 2 3 4, तो ये देखें कार 1 2 3 टोटल 2 3 4। अब देखिए एक कितनी अच्छी इसकी फॉर्मेटिंग हो गई है। अब हम जरा चेक कर लेते हैं कि जो इन्होंने हमें आउटपुट दिया है कि आंसर वही आ रहे हैं 1.5 4 और 24। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं 1.5 4.0 और 24। तो ये देखें जी 2 2.5 10, 29.5 और 14.0। तो इसको अगर हम कंपेयर करें 2 2 10 14.5 और 29.5, जी बिल्कुल हमारा बिल्कुल आंसर ठीक आया जी। तो समझ आई जी इस क्वेश्चन की, उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। जी प्रॉब्लम 11 है, क्रिएट कैलकुलेटर दैट टेक्स अ नंबर, अ बेसिक मैथ ऑपरेटर, यानी कि कैलकुलेटर आपने बनाना है जिसमें एक नंबर आपने इनपुट करना है, उसके बाद अब बेसिक मैथ ऑपरेटर, एक मैथ को ऑपरेटर इनपुट करना है एंड सेकंड नंबर, और उसके बाद आपने दूसरा नंबर इनपुट करना है फ्रॉम द यूजर, ऑल फ्रॉम यूजर इनपुट, एंड हैव इट प्रिंट द रिजल्ट ऑफ द मैथमेटिकल ऑपरेशन, और उस मैथमेटिकल ऑपरेशन का रिजल्ट आपने प्रिंट करना है। द मैथमेटिकल ऑपरेशन शुड बी रैप्ड इनसाइड ऑफ फंक्शन, यानी कि ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशन आपने बनाने हैं ना, ये फंक्शन के जरिए बनाने हैं। तो ये सिंपल सा है, इसको देखते हैं हमने कैसे करना है। पहले तो इसको क्लोज कर लेते हैं। इसके अंदर हमने क्या करना है, अब हमने जी 5 फंक्शन बनाने हैं, कौन कौन से 1 2 3 4 5। तो फंक्शन हम बना लेते हैं इंटीजर सम, इसको 2 नंबर पास करेंगे ए, और इंटीजर बी 2 नंबर पास किए, और इधर हमने क्या लिखता है, रिटर्न ए प्लस बी, ये सम के लिए ना, सम के लिए ये फंक्शन बना दिया। अब आपने इसको कॉपी पेस्ट कर लें, ये जी सम में, इसके बाद एक का रख लें प्रोडक्ट। अब इसमें आपने रिटर्न क्या करना है, स्टार। एक रख लें सब्ट्रैक्ट, और इसमें से ए माइनस बी कर दें, और एक रख लें जी डिवाइड, डिवाइड इसमें आप लिख लें ए स्लैश बी। ए का बना लें जी पावर, इसके अंदर आपने अब पावर कैलकुलेट करें जी रिटर्न, तो इधर आप पावर का फंक्शन यूज कर लें पावर। अब ये पावर का फंक्शन आपने यूज करना है तो आपको मैथ डॉट एच इंक्लूड करनी पड़ेगी, इंक्लूड मैथ डॉट एच, और आप इधर यूज कर लें पावर ए और बी। तो ये हमारे 5 फंक्शन बन गए। अब आपने यूजर से इनपुट लेना है जी, तो उसके लिए हमारे पास इंटीजर n1 और n2 2 नंबर इनपुट लेने हैं, और ऑपरेटर जो है ना ये करैक्टर टाइप का होता है, करैक्टर ओपी ऑपरेटर। अच्छा जी, अब क्या करना है जी, आपने यूजर से कहना है सी आउट एंटर फर्स्ट नंबर
और उसके बाद सी इन कर ले n1 को, उसके बाद सी आउट एंटर ऑपरेटर। अच्छा अब इधर ना उस यूजर को बता देंगे आप कौन कौन सा ऑपरेटर कर सकते हैं। मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस और कैप। कैप के लिए ये है जी ऑपरेटर। ये इस तरह जरा शो कर दें ताकि उसके लिए आसानी हो जाए। ये जी हमने इस तरह लिख दिया। तो उसके बाद आपने सी इन करना है जी ऑपरेटर, और उसके बाद सी आउट एंटर सेकंड नंबर और सी इन कर ले n2। अब आपने चेक करना है जी ऑपरेटर क्या है। यहाँ पे आप सिंपल स्विच स्टेटमेंट यूज कर लें, स्विच के अंदर आप यूज कर लें ऑपरेटर, और इधर चेक कर लें जी केस अगर तो यूजर ने स्टार इनपुट किया है तो फिर अब क्या करें, सी आउट, हाँ, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, या सिंपल लिख दें प्रोडक्ट इज इक्वल टू, इधर फंक्शन कॉल कर लें प्रोडक्ट का प्रोडक्ट, और n1 और n2 पास कर दें, और इधर ब्रेक आपको लिखना पड़ेगा। इसको अब हम कॉपी कर लेते हैं। स्टार है तो ये है, अगर डिवाइड है तो फिर आपने क्या लिखते हैं जी डिवीजन, और इधर कॉल कर लें डिवाइड को। अगर यूजर जॉनसन है वो प्लस इनपुट करता है तो इधर लिख दें सम इज इक्वल टू, इधर सम को कॉल कर लें। अगर यूजर माइनस लिखे तो इधर सब्ट्रैक्शन, और इधर सब्ट्रैक्ट को कॉल कर लें। और अगर यूजर ने कैप इनपुट की है तो पावर इज इक्वल टू, इधर पावर का फंक्शन कैलकुलेट कर लें। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एंटर फर्स्ट नंबर मैं कहता हूँ जी 5, एंटर ऑपरेटर इसमें से मैं कर देता हूँ जी मल्टीप्लाई। अब दूसरा है जी मैं 3 कर देता हूँ, तो ये देखें जी प्रोडक्ट आ गया जी 15। दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। मैं इधर लिखता हूँ जी पहला नंबर 3, दूसरा मैं कहता हूँ जी 9, और मैं कहता हूँ जी प्लस कर दो। तो एंटर सेकंड नंबर, अच्छा जी आंसर नहीं आया। ओहो, एंटर सेकंड नंबर, वो देखना पहले दूसरे नंबर में 9 कर दिया और ऑपरेटर ये गलत हो गया। इसको दोबारा एग्जीक्यूट करें। एंटर फर्स्ट नंबर 3, दूसरा पे ऑपरेटर प्लस, और इधर नंबर 9। तो ये देखिए सम इज इक्वल टू 12। ठीक है जी, इसको एक दफा और एग्जीक्यूट कर लेते हैं। मैं कहता हूँ जी पहला नंबर है जी 3। अब मैं कहता हूँ जी कैप 3 टू रेज पावर 4। ये देखिए जी 81, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, और 27 3 जार 81। जी, तो उम्मीद है जी आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अच्छा जी, ये प्रॉब्लम 12 है, राइट अ प्रोग्राम दैट आस्क्स द यूजर फॉर एन इंटीजर नंबर एंड फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स अप टू दैट नंबर यूजिंग फंक्शन। यानी कि एक नंबर यूजर फॉर एग्जांपल 6 एंटर करता है, तो 6 से पहले तक 6 5 4 3 2 इन सब का सम आपने जो है ना वो कैलकुलेट करना है। नेचुरल नंबर है ना, सम कैलकुलेट करना है। तो ये जिस तरह फैक्टोरियल हमने किया था ना उसकी तरह ही करना है, सिर्फ इसमें हमने सम करना है, उसमें हमने मल्टीप्लाई किया था। इसको मैं क्लोज करता हूँ और इसको ओपन करते हैं। इधर आपने जो फंक्शन बनाना है इंटीजर सम नेचुरल, कोई भी इसका नाम रख लें, इसको इंटीजर n एक पास कर दें। अब आपने क्या करना है फॉर, अच्छा सम कैलकुलेट करना है ना, तो इंटीजर सम इज इक्वल टू 0। तो अब आपको पता है कि जब हमने सम प्लस प्लस करते जाना है एक सीरीज को, तो हमने इनिशियलाइज 0 से करना है। इंटीजर i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू n, जब तक वो n से छोटा या बराबर है लूप चलता रहेगा i प्लस प्लस। और इसमें आपने करना क्या है,
आपने सम प्लस इक्वल टू कर देना आई। तो जब ये पूरा लूप चल जाएगा तो उसके बाद आप रिटर्न कर दें सम को। तो ये सिंपल था। अब आपने इधर इनपुट करना है इंटीजर नम एक बना लें, सी आउट एंटर एनी नंबर, और इधर सीन कर लें नम को, और इधर सी आउट कर लें नेचुरल सम इज इक्वल टू, और इधर सम नेचुरल को कॉल कर लें नम के साथ। तो बस ये इतना सा एग्जीक्यूट करें जरा। मैं लिखता हूँ जी 4, तो 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और प्लस 10, तो ये नेचुरल सम इज इक्वल टू 10। अच्छा दोबारा इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अगर इधर मैं करता हूँ जी 6, तो ये देखिए नेचुरल सम 21, 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20 और 21। ठीक है जी। तो उम्मीद है जी आपको फंक्शंस की समझ आ गई होगी, काफ़ी ज़्यादा हमने प्रैक्टिस की है। तो इसमें आपने जी कमेंट्स में मुझे बताना है कि आपको ये फंक्शंस की समझ आ गई है, कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम तो नहीं। और दूसरी चीज़ आपने मुझे बतानी थी, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे हो गया कि नहीं हुआ फंक्शन के जरिए। शुक्रिया।